तो आइए, आज का हमारा विषय है हिंदी। और हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज काव्य और काव्य के भेद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं काव्य है क्या। तो काव्य की परिभाषा है कि जो युक्ति हमारे हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, उसे कविता कहते हैं। और काव्य रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और इसे परिभाषित किया था आचार्य विश्वनाथ जी ने। तो आप लिख लिए रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और आचार्य विश्वनाथ जी ने इसे परिभाषित किया था। इसके अलावा भी छंद से बधी हुई रचना को भी काव्य कहा जाता है। तो ये हम जान गए काव्य क्या है। आइए अब जानते हैं काव्य के भेद। तो काव्य के भेद, इसे दो प्रकार से विभाजित कर समझा जा सकता है, स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। तो आइए स्वरूप के आधार पर काव्य जानते हैं। तो सबसे पहले दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य को ऐसे परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि ऐसा काव्य जिसका आनंद या जिसका रसास्वादन देखकर और पढ़कर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहा जाता है। और श्रव्य काव्य उसे कहते हैं ऐसा काव्य जिसका रसास्वादन या आनंद सुनकर लिया जाता है, उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है। और दृश्य काव्य का उदाहरण हो जाएगा जैसे नाटक और एकांकी, क्योंकि नाटक और एकांकी का जो अभिनय है वो रंगमंच में किया जाता है, उसे अपन देखते हैं। और श्रव्य काव्य की बात करें तो श्रव्य काव्य में कहानी और उपन्यास, इसकी उदाहरण में आप देख सकते हैं कहानी और उपन्यास। तो अपन समझ गए दृश्य काव्य जिसका आनंद देखकर और पढ़कर लिया जाता है दृश्य काव्य कहलाता है। श्रव्य काव्य वह काव्य जिसका आनंद सुनकर लिया जाता है श्रव्य काव्य कहलाता है। अब आ जाते हैं श्रव्य काव्य में। तो श्रव्य काव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य को अपन परिभाषा के रूप में लिखें कि प्रबंध काव्य वह काव्य होता है जो कथायुक्त होता है, अर्थात कथा काव्य का वह स्वरूप जो कथायुक्त होता है प्रबंध काव्य कहलाता है। और प्रबंध काव्य के बारे में हम और भी यदि जानकारी प्राप्त करें तो आपको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, प्रत्येक छंद किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जिस प्रकार एक सुंदर हार में फूल जो है आपस में जुड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रबंध काव्य में जो छंद होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं मुक्तक छंद की। तो मुक्तक छंद को अपन समझ सकते हैं वह काव्य जहाँ स्वतंत्रता होती है, मतलब यह अपने आप में एक पूर्ण स्वतंत्र रचना होती है, उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर में पूछा गया है कई बार, प्रबंध काव्य के भेद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, महाकाव्य खंड काव्य और होता है ध्यान दीजिए। तो उसे अपन बात कर देंगे, पहले समझें महाकाव्य और खंड काव्य। तो जानेंगे महाकाव्य के बारे में। तो महाकाव्य में किसी नायक का संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। जैसे आपका रामचरितमानस जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है, उसमें प्रभु श्री राम के जीवन का संपूर्ण जीवन का वर्णन है। और खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य में इसमें नायक के जीवन चरित्र के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है। और जैसे जानकी मंगल, इसमें सीता जी के स्वयंवर के किसी एक पक्ष का वर्णन है, स्वयंवर का वर्णन है। तो आप समझ जाए कि महाकाव्य इसमें 8
या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। दूसरा नंबर आप अंतर की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें महाकाव्य में आपने इसमें जीवन के संपूर्ण वर्णन होता है, इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है। दूसरा नंबर आपका आ जाएगा इसमें 8 महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं और खंड काव्य में 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं। सर्ग का मतलब हो गया भाग। और बात करें उदाहरण की तो महाकाव्य का उदाहरण हो जाएगा रामचरितमानस, इसके रचनाकार हो जाएंगे तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद कामायनी, ये भी महाकाव्य है। और खंड का पंचवटी, जानकी मंगल और अन्य। तो अब मैं समझता हूँ महाकाव्य लगभग कंप्लीट हो गया। और इसकी कथा इतिहास, महाकाव्य की कथा इतिहास सिद्ध होती है, इसे भी आप ध्यान में रखें। अब शैली के आधार पर बात करें गद्य काव्य की, तो गद्य काव्य क्या है, पद्य काव्य क्या है, चंपू काव्य क्या है। तो गद्य काव्य जो होता है वह भाव प्रधान होता है। गद्य काव्य भाव प्रधान होता है और इसे लय और सुर में गाया जाता है। तो गद्य काव्य हमें समझ में आ गया। उदाहरण के तौर पर जैसे मीराबाई के पद हैं वो गद्य काव्य में लिखे गए हैं। मीरा के पद, सूर्य के पद भी के पद शैली को अपनाया गया है, ये भी आपका उदाहरण में आ जाएगा। पद्य काव्य की बात करें तो ये भी इसे विचार प्रधान में लिखा जाता है। पद्य काव्य विचार प्रधान होते हैं और इसमें तर्क और वितर्क की प्रधानता होती है। पद्य काव्य में तर्क और वितर्क की प्रधानता होती है और इसका उदाहरण हो जाएगा रहीम और कबीर दास के दोहे। ये आपके पद्य काव्य में लिखे गए हैं। और एक आपका आता है चंपू काव्य। इसे अपन समझ सकते हैं दोनों से मिश्रित रचना होती है वो चंपू काव्य। तो चंपू काव्य को कह सकते हैं काव्य का वह स्वरूप जो गद्य एवं पद्य दोनों से मिश्रित रचना होती है वह चंपू काव्य कहलाती है। तो आशा करता हूँ कि ये जो काव्य है और काव्य के भेद हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।